नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10 जून 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि 2024 के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तब आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धन विधेयक के संबंध में वह विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है, वह अपनी सहमति रोक सकता है और वह विधेयक को सदन के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 200 में विधेयक के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें वह पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। दूसरा कथन है, वह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। यह कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है। इसमें राज्यपाल की क्षमा, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्तियों पर चर्चा की गई है, लेकिन वह फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है। यह ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 161 में दिया गया है। तीसरा कथन है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को राज्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 के तहत लोकसभा में 2 सदस्यों को और विधानसभा में 1 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियन के, जबकि 331 के तहत राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत इसे 2020 के बाद समाप्त कर दिया गया है। तो ऐसे में पहला और तीसरा कथन असत्य है, केवल दूसरा कथन सत्य है, अतः केवल एक इसमें सही होगा, यानी ए है। तो इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, इसे आप लोग जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसमें दिया गया है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 243 के पहले भाग में यह दिया गया है कि पंचायतों, जो कि अनुच्छेद 243 का ZA के तहत नगर पालिकाओं सहित के लिए मतदाता सूची तैयार करने और सभी चुनाव के संचालन से संबंधित अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होगा। तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरा है, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए निर्धारित व्यवस्था और आधार के अलावा अन्य माध्यम से उसे पद से नहीं हटाया जाएगा। अनुच्छेद 243 के दूसरे भाग में कहा गया है कि कार्यकाल और नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्धारित की जाएगी। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान अधिकारों को छोड़कर उसको पद से नहीं हटाया जा सकता। ऐसे में यह दूसरा कथन भी सत्य है, अतः उत्तर इसका सी होगा। इससे संबंधित यहां पर देख सकते हैं, द हिंदू में आई हुई खबर है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल नीनो आमतौर पर मध्य और पूर्वी प्रशांत घाटियों में मजबूत तूफान गतिविधि के प्रति अनुकूल होता है, वहीं अटलांटिक बेसिन में इसके प्रतिकूल होता है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, एल नीनो और ला नीना समुद्र और वातावरण दोनों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि यह पूरी तरह से देखा जाए तो एल नीनो और ला नीनो की बात अगर करते हैं तो दोस्तों, यह दुनिया भर के लोगों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करते हैं। समुद्र और वायुमंडल के बीच अंतःक्रिया दुनिया भर में मौसम को परिवर्तित करती है और इसके परिणाम स्वरूप गंभीर तूफान या सुहाना मौसम, सूखा या बाढ़ आ सकती है। दोस्तों, एल नीनो की अगर बात की जाए तो यहां पर थोड़ा मानचित्र में हम लोग आते हैं, तो यह पेरू के तट पर खूब ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है। वहीं भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। लेकिन वही जब ला नीना आता है तो यहां पर वर्षा नहीं होती है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब क्षेत्रों में खूब मात्रा में वर्षा होती है। तो दोस्तों, इसे आप लोगों ने जलवायु विज्ञान में पढ़ा होगा। तीसरा कथन है, ला नीना भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर गर्म जल के प्रसार को संदर्भित करती है। दोस्तों, यहां पर यह तीसरा कथन असत्य हो जाता है, चूंकि यह पश्चिम से पूर्व नहीं, पूरब से पश्चिम होता है और ठंडा होता है। तो यह ध्यान रखेंगे, तीसरा कथन असत्य हो जाता है। इसमें यानी केवल 2 कथन सही, यानी पहला दूसरा, अतः उत्तर इसका बी होगा। इससे संबंधित देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है? धान, मूंगफली, कच्चा जूट, सूरजमुखी के बीज, रागी। दोस्तों, इसमें यह पांचों आएगा, अतः उत्तर इसका डी होता है। तो यहां पर देख सकते हैं, एमएसपी हाइक एंड इट्स इंपैक्ट। तो यहां पर देख सकते हैं कि हाइक किया गया है एमएसपी को, यानी द सेंटर ऑन वेडनेसडे अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 17 क्रॉप्स इन दिस ईयर्स खरीफ सीजन, यानी खरीफ के सीजन की। ये ध्यान रखेंगे। तो सरकार ने 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम
न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की है। तो अनिवार्य फसलों में खरीफ सीजन की 14, रबी की 6 और 2 अन्य व्यावसायिक फसलें शामिल होती हैं। दोस्तों, इसके अलावा तोरिया और छिलका रहित नारियल का एमएसपी क्रमशः रेपसीड, सरसों और खोपरा के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें जो फसलें हैं इसके अंतर्गत, तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, रागी, चना, अरहर, तूर, मूंग, उड़द, मसूर, मूंगफली, रेपसीड, सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम के बीज, नाइजर के बीज, कच्चा कपास, कच्चा जूट, खोपरा, छिलका रहित नारियल, गन्ना, ये सब वर्जीनिया, फ्रूक्योर्ड यानी तंबाकू आदि शामिल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट आर एमएसपी, इसके बारे में देखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, 2011 में आया हुआ प्रश्न है, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है। तो ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग कर सकता है। यह कथन एकदम सत्य है दोस्तों, अतः केवल एक यहाँ पर देख सकते हैं कथन सही है। दूसरा जो है, ब्लूटूथ का उपयोग केवल वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है, जबकि वाईफाई का उपयोग केवल वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पर ये कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ब्लूटूथ पारंपरिक रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग किए जाने वाले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के बजाय रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके काम करता है। नतीजन ब्लूटूथ न केवल वायर्ड कनेक्शन की आवश्यकता को समाप्त करता है, बल्कि उपकरणों के बीच संचार के लिए स्पष्ट दृष्टि बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होता है। और तीसरा कथन है, जब ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके दो उपकरणों के बीच सूचना प्रसारित की जाती है तो दोनों उपकरणों को एक दूसरे की सीध में होना चाहिए, लेकिन जब वाईफाई तकनीक का उपयोग किया जाता है तो उपकरणों को एक दूसरे की सीध में रखने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, ये भी कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाईफाई और ब्लूटूथ तकनीक दोनों को सूचना प्रसारण के लिए प्रत्यक्ष लाइन ऑफ विजन की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, ब्लूटूथ की संचार दूरी लगभग 10 मीटर या उससे कम है, जबकि वाईफाई की दूरी, संचार दूरी कई 100 मीटर तक होती है। तो इसमें जो है केवल एक सही है, अतः ए उत्तर होगा। अब दोस्तों, आज के फैक्ट ऑफ द डे में हम बात करेंगे पॉक्सो की। तो केरल हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है। तो उन्होंने कहा है इस सप्ताह में भारत के बाल संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत दायर एक मामले को खारिज कर दिया, जिसमें एक महिला के खिलाफ अपने बच्चों को अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया था। तो दोस्तों, यह केस 2020 में जो है यह लाया गया था। इसमें केरल की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसके 14 साल और 8 साल की उम्र के 2 बच्चे को बॉडी आर्ट एंड पॉलिटिक्स हैशटैग के साथ उसके अर्धनग्न धड़ पर पेंटिंग करते हुए दिखाया गया। तो महिला पर अपने बच्चों को अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने यौन अपराध से बच्चे यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत एक मामला दर्ज किया और अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एर्नाकुलम में दायर एक अंतिम रिपोर्ट में उस पर धारा 9 के साथ धारा 9N, धारा 14 के साथ धारा 13B और धारा 15 के तहत अपराधों को आरोप लगाया गया। दोस्तों, धारा 9N के तहत धारा 10 के साथ पढ़े जाने वाले अपराधों में बच्चे के रिश्तेदार द्वारा यौन उत्पीड़न शामिल है, जबकि 13 और 14 में अगर बात की जाए तो अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग करने और इसकी सजा के बारे में है। और अधिनियम की धारा 15 बाल अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड का प्रावधान करती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आईटी एक्ट 2000 के तहत धारा 67B के A, B और C के तहत और साथ साथ JJ अधिनियम यानी जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत भी इस पर आरोप तय किए गए हैं। तो आईटी अधिनियम की धारा 67B, A, B और C अश्लील सामग्री को प्रकाशित करने या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने के लिए सजा का प्रावधान करती है, जो बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कार्यों में दर्शाती है। दोस्तों, 67BA, 67BB और 67BC यह तीनों में अलग अलग दिया गया है। इसके बारे में जरूर देखिएगा, हमने इस पे पॉइंट दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण था, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। अब आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो इन तीनों के बारे में आपको बताना है कि यह कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि एल नीनो और ला नीना में क्या अंतर है। इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।